राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम जो है जीवाई कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सारे लगाने वाले हैं जितने भी कंडक्ट कराए गए हैं आरएसएसबी के द्वारा, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि भाई क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, और कैसे, मतलब कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बार बार पढ़ने हैं, जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसी सीरीज़ का जो हमारा एक सब्जेक्ट है पेडागॉजी, जिसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम वो लगाने वाले हैं, जिसमें हम जो है बात करेंगे वेरियस टॉपिक्स की जो कि उससे रिलेटेड है, और साथ साथ आपका एक बहुत ही अच्छा रिवीजन भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। हमारा जो थीम रहेगा पेडागॉजी सेशंस के लिए वो रहने वाला है देयर इज़ ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जितना चीज़ों का आप लाइफ में सिंपल रखेंगे उतना ही आपको वो आनंद देने वाली है। जितना कॉम्प्लेक्स रखेंगे वो आपका बस बर्डन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ाएगी। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसको समझने के कई तरीके हैं। मैं आपको जो स्टूडेंट लाइफ की बात बताऊँ उसमें यही सिंपल सी चीज़ समझो आप, कि जितने लाइफ को आप सिंपल रखेंगे उतना आपकी हेल्प होने वाली है। आप खुद करने वाले हैं अपनी हेल्प ये सिंपलिसिटी के चक्कर में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जो है, जो रहने वाला है पेडागॉजी सेशन का, वो है ये आपका, आप देख सकते हैं सीनियर अनुदेशक का जो पेपर हुआ था 19 तारीख को, उसका क्वेश्चन है, जिसमें पूछा क्या गया है कि व्हाट एफर्ट शुड बी मेड बाय द टीचर्स टू एक्सप्लेन टेक्निकल टर्म्स और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेसन। अगर किसी लेसन में, पाठ में तकनीकी शब्द हैं, अब देखो जो तकनीकी शब्द होते हैं उनको हम कंप्यूटर भाषा में जार्गन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये टेक्निकल शब्द हैं, कंप्यूटर भाषा में हमको जार्गन्स बोलते हैं। या फिर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि पाठ में आए तकनीकी शब्द या फिर कठिन कॉन्सेप्ट जो हैं उनको अगर समझाना है टीचर को तो वो क्या कर सकते हैं, शिक्षक क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल की मदद से, उदाहरण की मदद से समझा सकते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ TLM। अब ये TLM क्या होता है, तो TLM को यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। TLM का फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, जैसे कि मतलब किसी मटेरियल की हेल्प से समझाना, जैसे कि विजुअल एड्स हो गए। अब विजुअल एड्स में क्या आ जाएंगे, जैसे कि मैं आपको PPT से पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहा हूँ, PPT होगी आपकी, एनिमेशन, कोई एनिमेटेड वीडियो आपके टीचर ने दिखाया, है ना, वैसा हो गया, या कुछ भी, मतलब कि इमेज दिखाई, तो वो विजुअल एड्स आ गया। ऐसी ऑडियो एड्स आ गया, है ना, ऐसी डिजिटल टूल्स आ गए। मान लो कि क्या बोलते हैं, डिजिटल क्लासरूम की मदद से जो है टीचर समझा रहा है। आप देखते हो जैसे मान लो कि ऑनलाइन कोई केमिस्ट्री टीचर है, केमिस्ट्री टीचर मान लो आप, उसको समझाना है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके समझाना है, तो वो डिजिटल ब्लैक बोर्ड में आपने देखा होगा कि एनिमेशन के थ्रू कि भाई ये टेस्ट ट्यूब है, इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इसमें ये ऐसे डाल रहा हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है ना, ये अपने आप होता है एनिमेशन के थ्रू, तो वो समझा रहा है। तो वो क्या है, वो एक तरह का TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, तो इसकी मदद से समझाएगा। ये सेकंड ऑप्शन बोलता है। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग अ डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे कोई डायग्राम बना के समझाए तो क्या उससे जो मुश्किल कॉन्सेप्ट है वो आसान हो सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल देके समझाओगे तब भी बच्चों को समझ में आएगा। TLM की मदद से समझाओगे तब भी जो है हार्ड कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। अगर मैं आपको कोई थ्योरी समझाऊँ, ठीक है, मैं बोलते चल जाऊँ तो आपको थोड़ा सा बोर होने लग जाओगे, थोड़े टाइम बाद उबासी फील होगी। वही मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊँ तो आपको ईजी होगा चीज़ों को समझने में भी और रिलेट करने में भी, तो वो चीज़ हेल्प करती है। थर्ड चीज़, ड्राइंग बना के समझाऊँ ब्लैक बोर्ड में तो वो भी हेल्प करती है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव होने वाला है।
आते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो सीनियर अनुदेशक का है। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशन स्ट्रैटेजी टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी जो है रणनीति इफेक्टिव है, प्रभावी है, ये चीज़ आपको समझनी है। गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपटीशन टू स्टूडेंट्स इन क्लास। एक क्लास में बच्चों को आपस में प्रतियोगिता करवाई जाए या फिर उसका अवसर दिया जाए तो क्या उससे बच्चे मोटिवेट रहेंगे? तो आप ये समझो, जो कंपटीशन होता है ना मेरे भाई, जो जीतता है उसको तो मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जो हारता है ना भाई वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो अगर कंपटीशन आप करवा भी रहे हो तो ये दो तरफा तलवार है, या तो आपको मोटिवेट कर देगी या तो फिर आपको डीमोटिवेट कर देगी। तो ये एक बेहतर प्रभावी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न अ न्यू स्कूल। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है? अगर आपने देखा होगा जब घर बनते हैं तो ऐसा पाड़ बनता है ना, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर इसके ऊपर ऐसे करके, फिर यहाँ पे बंदा खड़ा होता है, फिर वो कुछ काम कर रहा होता है, ऐसा ढांचा बनता है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। मतलब कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड देना कि मतलब मान लो कि बच्चा कुछ नया स्किल सीख रहा है और टीचर उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है। अब स्ट्रक्चरल सपोर्ट में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे टीचर क्या हेल्प कर सकता है। जैसे कि मान लो कि टीचर बच्चा जो है ड्राइंग सीख रहा है, तो अगर टीचर मान लो पेंसिल, जो पेंसिल कलर है होते हैं पेंसिल कलर, वो दे दे, है ना, या टीचर जो है कोई पेज बनाने को दे दे, तो क्या स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। बच्चा सीखना चाह रहा है, आप उसको जो है स्ट्रक्चरली हेल्प कर रहे हैं, तो क्या ये बच्चे के अंदर मोटिवेशन डालेगी? बिल्कुल सही। बच्चे के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करेगी कि भाई मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ और टीचर मुझे सपोर्ट कर रहा है। कई बार क्या होता है बच्चे के अंदर पैशन होता है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो चीज़ वहाँ पे जो है वो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि एक मोटिवेशन आता ही नहीं है ना। करने भी लगेगा तो उसके पास मटेरियल्स नहीं है करने के लिए, तो वो चीज़ है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एम्फेसिस ऑन कंपटीशन मैंने बता दिया, कंपटीशन जो है दोनों तरफ आंसर देता है। टू डिक्टेट द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट। अगर क्या बोलते हैं, बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को जो है हम बोलें कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, क्या उससे मोटिवेशन होगा? नहीं होगा भाई। सिंपल सी बात है ना, वही चीज़ है कि जितना आप थ्योरी पढ़ाते हैं या बोलते हैं, बच्चे जो है उसमें उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आगे आते हैं, सीक्वेंस ऑफ 5E इन रॉजर बाइबी मॉडल। तो रॉजर बाइबी मॉडल जो होता है उसमें 5E क्या होते हैं, उसका सीक्वेंस क्या है? 5E तो सबको पता होंगे, ये सब लिखे हुए हैं, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होता है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। उसके जो ऑर्डर होता है वो होता है पहला एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के बाद एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद इलाबोरेशन और लास्ट में इवैल्यूएशन। एंगेजमेंट में क्या है कि टीचर बच्चों को जो है टास्क देगी जिससे बच्चे जो है आपस में एंगेज रहेंगे सीखने के लिए, ठीक है। कोई नया कॉन्सेप्ट है, मान लो कि क्या बोलते हैं, बच्चों को सीखना है कि क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे मतलब कि आपने तेल लगा रखा है, स्केल जो है लेके बालों में रब करो, फिर उससे पेपर उठाओ, है ना, तो वो पेपर चिपकने लग जाता है। वो क्या है? वो मतलब कि क्या है, बच्चे जो है एंगेज हो रहे हैं, प्रैक्टिकली समझा रहे हैं टीचर्स जो हैं, है ना, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंस दे के समझा रहे हैं, तो उससे क्या है, जितने बच्चे हैं सब एंगेज होंगे प्रॉपरली। तो वो पहला है एंगेजमेंट। सेकंड है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि आपने एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी, जिसमें बच्चा जो है खुद समझेगा कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, कि मतलब कि मैं स्केल को बालों में रब कर रहा हूँ तो उससे पेपर कैसे चिपक रहा है भाई,
है ना, तब वो समझ में आएगा कि भाई आप जब स्मूथ सरफेस पर रब कर रहे हो तो इनके बीच में एक जो है फ्रिक्शन हो रहा है, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, या फिर जो भी है, मतलब कि उसकी वजह से जो है ये पेपर जो है उससे चिपक रहा है। थर्ड, उसके बाद एक्सप्लेन करो आप चीज़ों को। ठीक है, जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो बच्चा रिलेट कर पाता है कि भाई ये जो उसने किया ये कैसे हुआ, है ना। एक्सप्लेनेशन के बाद इलाबोरेशन और लास्ट में इवैल्यूएशन, कि फिर आपने जो है बच्चों ने कितना समझा उसके लिए आपने कोई जो है टेस्ट रख दिया, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन पूछे जैसे आपको समझ में आया कि हाँ इस बच्चे को जो है इतना समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट इसको इतना है। तो ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या था आपका, वापस आते हैं। पहला था आपका एंगेज, एंगेज के बाद एक्सप्लोरेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद इलेबोरेशन, इलेबोरेशन के बाद इवैल्यूएशन। तो ये आपका रॉजर बाइबी जो मॉडल है उसके 5 ईज हैं और उसका सीक्वेंस ये रहने वाला है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। सिंपल भी आप मतलब करते, देखो बिना एंगेजमेंट के एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकता, बिना एक्सप्लोरेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, समझ रही हो। तो ये एक सीक्वेंस है पूरा, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक। और बाकी आप एक बार ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अगर यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी भाई कि क्या है वो 5E मॉडल, ठीक है। आगे आते हैं। चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। बच्चे आमतौर पर किन 2 चरणों के बीच में जो है अहंकारी होते हैं। अब अहंकारी का क्या मतलब है वो मैं समझाऊंगा आपको। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कितनी स्टेजेस होती हैं। तो पियाजेट के अकॉर्डिंग जो 4 स्टेजेस होती हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट में। पहली स्टेज है जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर, दूसरी हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, तीसरी हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फिर है ना पोस्ट ऑपरेशनल, या फिर लास्ट हम आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर में जो है 0 से 2 साल का एज ग्रुप है, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल, और पोस्ट बोल लो या कॉन्क्रीट बोल लो इसमें 7 से 11, और जो फॉर्मल ऑपरेशन है उसमें 12 से बड़े जो बच्चे हैं वो आते हैं। सेंसरी मोटर में क्या होता है कि नाम समझो, जो सेंसर वर्ड है, आपके जो सेंसेस होते हैं, आपके सेंसेस क्या होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं, ईयर, नोज, आइज, है ना, टंग, स्किन, है ना, ये सब जो है लिसनिंग, देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इनके थ्रू अगर आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, है ना, अपने एक्शन के थ्रू, तो वो जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। वो होता है 0 से 2 साल के बच्चे, है ना। वो जैसे देखते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा वो रिपीट करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए बोलते हैं, हम पहली बात क्या बोलते हैं कि जो 0 से 14 साल के बच्चे हैं वो उनकी स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस एज ग्रुप में जो बच्चे सीखते हैं वो अपने सामने वाले के एक्शन के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि क्या बोलते हैं, ऐसा समझ लो आप कि क्या बोलते हैं, अगर आप जो है अपने बच्चे के सामने दूध नहीं पी रहे हैं तो आपका चांसेस है कि आपका बच्चा भी नहीं पिएगा, भले ही वो कितना भी उसको पसंद हो, लेकिन अगर आप नखरे दिखाएंगे तो आपका बच्चा भी नखरे दिखाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा जनरली होता भी है, क्योंकि वो अपने सेंसेस के थ्रू जो है एक्शंस लेते हैं। तो ये है सेंसरी मोटर। प्री ऑपरेशनल मतलब कि आप फुल्ली ऑपरेशन मतलब अपनी लॉजिकल थिंकिंग से पहले जो है वो आप इंट्यूटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, क्योंकि 2 साल से 7 साल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपने बोल दिया कि ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, तो बच्चे इसको नीम का पेड़ ही मानेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई इसमें तो आम लग रहे हैं, तो ये आम का पेड़ क्यों नहीं है, नीम का क्यों है, ये रीजनिंग नहीं करेंगे। तो दैट इज़ योर प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो एक सेंसरी मोटर और एक प्री ऑपरेशनल स्टेज, इन दोनों में स्टेजेस में बच्चे के अंदर जो है ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहंकार आ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया वो रीज़न कर ही नहीं रहे ना, वो रीज़न नहीं कर रहे, वो तर्क नहीं देख रहे, ठीक है।
जैसे वो बोलते हैं नहीं, जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा एक बच्चे का जो शॉर्ट रील्स वगैरह था, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी का है वो, उसमें बच्चा बोलता है कि हमारी जो धरती है वो शेषनाग के ऊपर जो है स्थापित है ना। टीचर बोलते हैं नहीं सोलर सिस्टम है, नहीं नहीं मेरी मम्मी ने यही बोला है ना, कि जो शेषनाग है वो हमारी धरती को उठा रखे हैं, है ना। तो वो मानेगा ही नहीं भाई, आप कितने भी तर्क दे दो, आप वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसने यही सुना है अपनी मम्मी के थ्रू, जिसकी वो बात मानता है या जो भी है। तो वो चीज़ उसके वो मतलब ईगो सेंट्रिज्म है, ठीक है, उसने मानना ही नहीं है, क्योंकि खुद की रीजनिंग ही नहीं है। जब 7 से 11 साल का बच्चा जो है वो धीरे धीरे रीजन करना सीखेगा, रीजनिंग करना सीखेगा, है ना, समझ रहे हो, है ना, धीरे धीरे सीखेगा। पर वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट इवेंट्स के ऊपर ही सीखेगा। फिर जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट है उसमें बच्चा जो है वो फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने लग जाता है, पॉसिबिलिटीज़ देखता है, और एक रेशनल थिंकिंग शब्द है वो करने लग जाता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इसलिए गलत है ना, ये चीज़ इसलिए सही है, ये चीज़ वो करने लग जाता है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं पियाजेट के द्वारा, जिसको हम स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद नहीं है, इसमें 2 स्टेजेस जो हैं, जो शुरू की 2 स्टेजेस हैं, वहाँ पे बच्चा जो है ईगो सेंट्रलिज्म होता है, और मैंने आपको बताया क्यों होता है। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगी सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, ये बेसिक अनुदेशक का है, ठीक है, पेपर 2, ये पेपर 2 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन बी डन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन क्लास। अभी हमने जो सीनियर वाला अनुदेशक वाला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मतलब कि क्या अप्रोच टीचर ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस तरह की रिसर्च जो है वो हेल्प कर सकती है, वो सॉल्यूशन बन सकती है, अगर क्या बोलते हैं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझना है तो। क्या वो केस स्टडी है, क्या वो एक्शन रिसर्च है, क्या वो इंटरेक्शन एनालिसिस है, क्या वो फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है। तो देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन को समझने के लिए, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है आपका एक्शन रिसर्च, ठीक है। जो केस स्टडी है वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर आता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिसर्च मेथड होते हैं वो 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपका आएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना, सर्वे एंड क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या मतलब कि एक सेट होता है पेपर का जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, वो उसको हम क्वेश्चनेयर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में डेटा को एनालाइज करते हैं, उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। कोरिलेशन, जब हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं 2 चीज़ों के बीच में। और कौशल कंपैरिजन, और फिर मेटा एनालिसिस और क्वासी एक्सपेरिमेंट, ये आपके क्वांटिटेटिव हैं। वहीं मैं क्वालिटेटिव की बात करूँ तो पहला है आपका केस स्टडी, जहाँ पे आप स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल में वो जो काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, जो उसके पीछे प्रिंसिपल है, जो सॉल्यूशन है वो कैसे है, ठीक है। एथनोग्राफी जो है वो आपका कल्चरल ग्रुप के बारे में होता है, जहाँ पे आप वेरियस कल्चर ग्रुप्स के जो हैं के बारे में जानते हैं। एक होता है फिनोमिनोलॉजी, जिसमें हम इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इसमें पास्ट इवेंट पे हम फोकस करते हैं। कंटेंट एनालिसिस पे जो है हम कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन टू इंटरप्रेट डिफरेंट पैटर्न्स, इस पे हम फोकस करते हैं। ग्राउंडेड स्टडी आपको पता है थ्योरी बेस्ड होती है। एक्शन रिसर्च जो है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लेड बाय इंडिविजुअल वर्किंग विद अदर्स। एक्शन रिसर्च में क्या है, ये एक तरह की ग्रुप स्टडी है या ग्रुप एनालिसिस आप बोल लो, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक प्रॉब्लम आपको दे रखी है, जिसमें आप जो है एक ग्रुप बना के, ठीक है, 3-4 लोग 5-6 लोग जितने लोगों का ग्रुप बना के जो है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक बच्चे का आइडिया नहीं आएगा, इसमें सारे बच्चों के आइडियाज़ आ रहे हैं,
तो आपको जो है डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि देखो वही चीज़ है ना, एक चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिए होते हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने नज़रिए आपको मिलेंगे और उतना बेहतर तरीके से चीज़ों को आपको समझ में आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर रहेगा दैट विल बी एक्शन रिसर्च। ठीक है, हाँ, और ये एक तरह की सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन भी होती है, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, क्योंकि ये भाई ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, कहीं से भी शुरू कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, एक सिस्टम, एक तरीका होगा जो बताएगा कि भाई पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर हम लोग ये आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, फिर हम ये कंक्लूजन पे पहुँचेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि भाई इसमें ये था। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। आगे आते हैं, टू इंक्रीज द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव। अगर क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, समीक्षात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए अगर बढ़ाना है बच्चों के बीच में, तो कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट रहेगी? क्या वो प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग है, ये लेक्चर मेथड है, ये लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेटर मेथड है, या फिर इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड है? तो पहले हम समझते हैं कि मेथड होते क्या हैं। तो देखो, सीखने के 4 मेथड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विजुअल लर्निंग। मैंने आपको बताया देखने से, जैसे कि आप पीपीटी से देख रहे हैं या फिर एनिमेशन देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मतलब कि कोई वीडियो देख रहे हैं, ये है आपकी विजुअल लर्निंग। ऑडिटरी लर्निंग, जहाँ पे आप ऑडियो फाइल सुन रहे हैं, है ना, या किसी का पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उसके थ्रू समझ रहे हैं। रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग, आप लिख लिख के जो है सीख रहे हैं। और काइनेस्थेटिक लर्निंग का मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि आप केमिस्ट्री लैब में जो है कोई टॉपिक समझने के लिए आप जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप करके सीख रहे हैं, दैट इज़ योर काइनेस्थेटिक लर्निंग। ये बेसिक होते हैं, ये बेसिक हैं। इनके अलावा भी लर्निंग मेथड्स होते हैं, पर ये बेसिक है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, EMRS में भी पूछा गया है, KVS एनवीएस सब में पूछा गया है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है वो आपको समझना है। लॉजिकल मैथमेटिकल लर्निंग है, सोशल इंटरप्रिटेशन या फिर सोशल इंटरपर्सनल लर्निंग है, इंट्रापर्सनल लर्निंग है, नेचुरलिस्टिक लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये ग्रुप में मतलब एक प्रोजेक्ट दे दिया आपको, ठीक है ना, उसके थ्रू आप समझ रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशनल लर्निंग स्टाइल है, या वर्बल लर्निंग है, बोल के सीख रहे हैं। जैसे लेक्चर मेथड जो है वो एक तरह का वर्बल लर्निंग है। ठीक है, ये लर्निंग होती है। ये क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप बेसिक समझो। ठीक है, एक बार दिमाग में ये चढ़ा लो कि ये तरीके की होती हैं, क्योंकि भाई मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो फिर आप जो है वो एकदम से याद नहीं कर पाओगे, एकदम से आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो अभी बेसिक समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे मैं ये 4 चीज़ आपको समझा देता हूँ। पहला मैं समझाता हूँ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या है, जैसे मान लो कोई थ्योरी है, ठीक है, कोई थ्योरी है, मान लो हमें क्या बोलते हैं, ये वाटर साइकिल समझनी है। ठीक है, तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा होता है कि पहले जो ज़मीन है वो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है, तो उससे पानी जो है वो इवापोरेट होने लग जाता है। जब इवापोरेट होगा तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाएगा, फिर बादल बन जाएंगे, बादल जो होंगे फिर वो बारिश करेंगे, फिर पानी नीचे आएगा, ऐसे करके साइकिल चल रही है। तो मैं बोल के समझा रहा हूँ। तो दिस इज़ योर लेक्चर मेथड। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेटर मेथड क्या है कि मैं लेक्चर तो दे ही रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि क्या बोलते हैं, देखो ये साइकिल है ना, ये कैसे चलती है, मैं यहाँ पे ऐसे पैडल दे रहा हूँ तो ये टायर इस तरह मूव हो रहा है, ये मैं बोल भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। तो ये है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग क्या है, ये बेसिकली मतलब इसमें क्या है, इसमें हम टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है कि हम जो है पहले हम थ्योरी दे रहे हैं, फिर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। और डिडक्टिव जो है उसका वाइस वर्सा है, पहले हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर हम थ्योरी समझा रहे हैं।
ये चीज़ है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। लेकिन अब हमको क्या है, हमको समीक्षात्मक चिंतन को बढ़ाना है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ेगी भाई, जब तक सामने वाला खुद से नहीं करेगा तब तक वो उसकी सोचने की एबिलिटी कैसे बढ़ेगी। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे इफेक्टिव होगी, ये होगी प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग में। जब 4-5 बच्चे या खुद अकेला वो किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा, किसी प्रोजेक्ट को वो खुद करेगा, तब उसका दिमाग जो है वो करेगा कि भाई यार ये साइकिल जो है ये आगे मैं पैडल कर रहा हूँ, ये पीछे की तरफ क्यों चल रही है, या फिर मैं पीछे पैर से घुमा रहा हूँ तो ये आगे क्यों चल रही है। जब तो खुद सोच विचार नहीं करेगा, खुद से नहीं सीखेगा, है ना, तब तक वो कैसे, मतलब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ेगी। तो बेस्ट अप्रोच विल बी दी प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग। प्रोजेक्ट आधारित जो शिक्षण अधिगम है वो सबसे बेस्ट होता है क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। क्योंकि सेकंड चीज़ क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग में 3-4 लोग जैसे शामिल हो गए तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, है ना, फिर सब दिमाग लगाएंगे भाई ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा, तुम समझ रहे हो। तो इस तरह से जो है वो उसके सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ेगी। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं 7th क्वेश्चन पे। यू हैव रियलाइज दैट 2 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास always create a problem in a classroom management. What effort would be made by you? मतलब कि आपके ध्यान में आया कि कक्षा में दो स्टूडेंट जो हैं वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप क्या करोगे? आस्क देम टू स्टैंड एट द बैक इन द क्लास एंड पनिश देम। आप बोलोगे कि भाई कक्षा में पीछे खड़े हो जाओ और सजा देने लगोगे। सेकेंड, ऑब्जर्व देम कंटिन्यूसली बाय असाइनिंग देम स्मॉल प्रोजेक्ट। उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट में लगाकर आप जो है उनका धीरे धीरे असेसमेंट करोगे कि भाई ये कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, कि सीख नहीं। थर्ड ऑप्शन है गिव नो अटेंशन रूम, उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दोगे इन दोनों पे। आस्क देम टू गो आउट, या फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि उनको कक्षा के बाहर कर दोगे। देखो, एक टीचर का बेसिक जो कर्तव्य होता है वो होता है अपने सारे क्लास के बच्चों को जो है वो सिखाना। अब हर बच्चा जो है सेम तो हो नहीं सकता, 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं है, कोई शरारती होगा, कुछ तेज होगा, कोई धीरा होगा, है ना। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि उसको उसके लेवल पे जाके समझाना, ये बच्चे का काम है। अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ये नहीं है कि आप उसको बाहर भेज देंगे, तो अगर उसको पूरे साल बाहर ही रखो तो कुछ सीखेगा नहीं, या उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो मतलब कि अगर वो नासमझ है तो नासमझ ही बना रहेगा, वो इम्प्रूव ही नहीं करेगा, ये तो नहीं करोगे। या फिर आखिरी में उसको पनिशमेंट दे दोगे और लास्ट में खड़ा कर दोगे, तो भाई देखो, पहली बात बच्चा छोटा है, अगर आप उसको पनिश कर दोगे, क्लास में आखिरी में खड़ा कर दोगे, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो बेइज्जती टाइप की लगेगी, है ना। और फिर जो है वो मतलब कि अपने आप को जो है डीमोटिवेट पाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो उसकी स्टडीज़ पे वो है इम्प्रूवमेंट नहीं शो होगी। तो ये भी आंसर नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप जो है उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट में दोनों बच्चों को जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट में असाइन करो, और फिर देखो कि बच्चे जो है वो समझ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक बार उनका इंटरेस्ट बनने लगा ना, फिर वो कंटिन्यूसली वो सीखने लगेंगे। तो दिस वुड बी दी बेस्ट अप्रोच, है ना, फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलवेज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन द क्लासरूम मैनेजमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आते हैं। वॉट आर दी एप्लीकेशन ऑफ एस्से क्वेश्चन। अब एस्से क्या होता है? एस्से का मतलब होता है निबंध, ठीक है। निबंध में क्वेश्चन पूछे जाने का क्या प्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है, क्या एप्लीकेशंस है, मतलब क्या फ़ायदे हैं, कहने का मतलब ये है। चेक पर्सन्स एबिलिटी टू मेक कंपैरिजन। एक बच्चा जो है वो दोनों चीज़ के बीच में जो है क्या बोलते हैं, तुलना कर पाए, है ना, तो तुलना कर पाए, तो ये वो जो ऐसे के जो क्वेश्चन है वो हेल्प करते हैं। सेकंड, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ न्यू सिचुएशन। नए अगर उनको जो है परिस्थिति मिले तो उसमें वो एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल है वो लगा सके, क्या वो। थर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है, विचारों को वो जो है कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को बता सके, है ना, या फिर मतलब डिस्कशन हो सके। तो क्या इसका एप्लीकेशन है, या ऑल दी अबव। तो सिंपल सी बात है, इसका एप्लीकेशन होगा कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। एक एस्से में मैंने बोला कि आप जो है क्या बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो है एक एस्से लिखूं, और फिर मैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछूं।
है ना। तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य ये है कि उससे हेल्प क्या होगा, उससे हेल्प यह होगा कि आप जो है अपने हिसाब से विचार रख पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल सी बात, ये इससे भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ। अगर मैं बोलूँगा कि फ़ोन जो है वो आपका एडिक्शन है या नहीं है, इसके बारे में ऐसे लिखूँ, ठीक है, और फिर मैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछूं, तो क्या है, आप अपने आइडियाज़ रख पाओगे कि भाई ऐसा है कि मैं पहले इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी, पहले कुछ भी पढ़ना हो तो हमें बुक ढूंढनी पड़ती थी, कई बार वो बुक मिलती नहीं थी। अब ये है कि इन्फॉर्मेशन चारों तरफ है, हम गूगल पे गए, तुरंत हमने लिखा, हमें तुरंत आंसर मिला, हमें मतलब समझ लो, हमें इन्फॉर्मेशन ईजी हो गया। दूसरा बोलेगा कि एक बार मैं अगर रील के चक्कर में फंस जाऊँ तो मैं बार बार देखते रहता हूँ, तो उससे मेरा टाइम चला जाता है, तो ये मेरे लिए जो है एडिक्शन है, ये है, मतलब कुछ कुछ उसके खिलाफ बोलेंगे, कुछ उसके सहमति में बोलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या है कि बच्चों के बीच के जो आइडियाज़ हैं वो कन्वे हो रहे हैं। ठीक है, तुलना करने के लिए ऐसे के क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तुलना करने के लिए जो है वो आप डिबेट कर सकते हैं, डिबेट एक बेहतर विकल्प है। अगर न्यू प्रिंसिपल को अप्लाई करना है तो आप रियल लाइफ जो लर्निंग होती है या रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो अभी जो रेट हुआ है, रेट का एग्जामिनेशन, उसका लेवल 1 का क्वेश्चन है जो 27 तारीख को पूछा गया है। इसमें पूछा गया इन हल्स फॉर्मूला, हल्स का जो फॉर्मूला है फॉर इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, रिएक्शन इनहिबिटर्स को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। उससे पहले आपको हल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हल्स का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, जिसमें हम SHR इंटू डी इंटू के इंटू वी, जिसमें SHR क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, किस स्पीड से एक बिहेवियर अकर हो रहा है। ठीक है, मान लो कि एक बच्चे को गुस्सा आता है, तो भाई किस किस बात पे या फिर कितनी जल्दी जो है वो अपना टेम्पर खो देता है, दैट इज योर SER। ठीक है, वो हमें निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है। SHR क्या बोलता है कि नंबर ऑफ रीइंफोर्स्ड ट्रेनिंग, ठीक है, कितनी बार जो है वो चीज़ दोहराई गई है। D इज अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल डिप्रीवेशन या फिर ड्राइव मेजर इन हावर्स। K का मतलब है साइज ऑफ रिवॉर्ड, इंसेंटिव मोटिवेशन जो है वो केस है। V है क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, इसको जब हम इन चारों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम माइनस करते हैं SIR से, यानी कि नंबर ऑफ नॉन इन्फोर्स ट्रेनिंग या फिर इनहिबिटरी स्ट्रेंथ। ठीक है, और प्लस IR नंबर ऑफ ट्रेनिंग रिजल्टिंग इन एग्जॉशन, या फिर इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव इनहिबिशन। जब हम इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करते हैं तब हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि कितनी जल्दी वो जो है बिहेवियर बार बार आता है। ठीक है, तो आपसे IR पूछा था, तो IR क्या है हमारा, वो सॉरी रिएक्शन इनहिबिशन पूछा था, तो हमारा क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, या ये फॉर्मूला बताता है कि एक बिहेवियर जो है वो कितनी जल्दी या कितनी बार जो है वो जल्दी अकर होता है, प्रोबेबिलिटी उसकी बताता है। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको याद नहीं है। अब आते हैं आगे, हाउ डज गार्डनर सजेस्ट स्कूल शुड इम्प्लीमेंट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपको पता है गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, जिसमें उसने बताया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होती है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, वो वेरियस फैक्टर से मिलके बनी है। ठीक है, और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं वो आपके हो जाएंगे, वो आपके हो सकते हैं ये यहाँ पर देखो, स्पेशियल, इंट्रापर्सनल फैक्टर, लिंग्विस्टिक फैक्टर, काइनेस्थेटिक फैक्टर, इंटरपर्सनल, एग्जिस्टेंशियल और लॉजिकल मैथमेटिकल या फिर नेचुरलिस्टिक फैक्टर्स। तो ये बोलते हैं, एक गार्डनर बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो वेरियस फैक्टर से मिलकर बनी है। ठीक है, और उसमें ये सारी चीज़ आती हैं। इनकी थ्योरी को बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया, पर बहुत जगह एक्सेप्ट भी किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है। ठीक है, अगली बार मैं सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा,
ठीक है। अभी आपको बस याद रखना है कि गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है क्या। अब पहला ऑप्शन क्या है, फोकस सोलली ऑन लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे फोकस करती है। तो ये तो आपका गलत हो गया। अभी आपने देखा कि ये दोनों भी हैं, लेकिन इनके अलावा और भी हैं, ठीक है। ट्रेन टीचर्स टू प्रेजेंट लेसन यूजिंग डाइवर्स मेथड लाइक आर्ट, म्यूजिक एंड रोल प्ले, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। टीचर को निर्देश देते हैं कि आप जो है अपने लेसन्स को अलग तरीके से पढ़ाएं, है ना, आर्ट, म्यूजिक या रोल प्ले करके पढ़ाएं, ताकि बच्चों को जो है बेहतर समझाएं। थर्ड देखो ऑप्शन मैं बता देता हूँ, स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई इंटेलिजेंस टाइप। एक स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्टिंग होना चाहिए जिससे आप इंटेलिजेंस टाइप का पता चले, ये चीज़ भी गलत है। इस तरह से आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप कोई एक क्या बोलते हैं, मान लो कि आप कुछ क्वेश्चन जो है वो रखते हैं एक बच्चे के सामने, अगर वो बच्चा जो आंसर देता है उससे कुछ ही फैक्टर्स का पता चल सकता है, बाकी फैक्टर्स का पता नहीं चल सकता है। ये चीज़ आपको समझनी है। फोर्थ, लिमिट द टीचिंग मेथड टू ट्रेडिशनल क्लासरूम अप्रोच। ट्रेडिशनल क्लासरूम का मतलब क्या है कि ब्लैक बोर्ड की मदद से समझाना, ठीक है, मतलब कि ब्लैक बोर्ड से समझाने के अलावा कुछ और तरीका नहीं होना चाहिए। ना आप एनिमेशन के थ्रू समझा सकते हैं, ना आप प्रैक्टिकल करके समझा सकते हैं, ना आप प्रोजेक्ट के थ्रू समझा सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासरूम की मदद से समझाओ। तो ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि गार्डनर क्या बोलता है, गार्डनर ये बोलता है कि एक बच्चे के अंदर जो है वेरियस क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, और उनको हम जो है एक फैक्टर से तौल नहीं सकते या नाप नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, ओके। तो यही चीज़ आपकी है, ये चीज़ आप देख लो एक बार। स्पेशल का मतलब क्या है कि आप 3D में विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या है, इंट्रा का मतलब क्या है, अपने आप को, आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसा फील करते हैं, समझ रहे हो, अपने को लेके क्या समझते हैं, उससे क्या है आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होती है। वहीं इंटर का मतलब क्या है, दूसरे के बारे में समझना, दूसरे के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह से आप सोच रहे हैं, क्या नज़रिया है उस चीज़ का, ये है इंटरपर्सनल, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब कि क्या है, सही टाइम पे सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है। काइनेस्थेटिक का मतलब क्या है कि माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, मतलब कि आप देखो, अब अगर हम डिबेट कर रहे हैं मान लो कोई, ठीक है, तो एक बच्चा जो है सिंपल जो है माइक के सामने ऐसे खड़ा होकर जो है बोलने लगा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ माइक के सामने बोल गया, तो क्या उस बच्चों को लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर एक बच्चा जो है वो अपने हाथ के थ्रू या फिर एक्शन करके समझा रहा है, तो क्या उस पर ज़्यादा बच्चे गौर करेंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ज़्यादा गौर करेंगे। तो वही मतलब है कि क्या है कि आपकी बॉडी भी आपके माइंड के हिसाब से चलनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा जल्दी समझ में आता है बच्चों को, ये चीज़ समझनी है। लॉजिकल मैथमेटिकल तो आपको नाम से समझ आ गया। नेचुरलिस्टिक का मतलब क्या है कि जो लिविंग वर्ल्ड है उनके बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको एक 2-3 साल के बच्चे को जो है मैं बोलूँ कि आम जो है वो पीला होता है, येलो होता है, क्या वो बेटर समझेगा? या उसके सामने मैं आम रख दूँ और वो खुद देखे कि ये पीला है, तो इससे ज़्यादा समझेगा? तो दैट इज़ योर नेचुरलिस्टिक अप्रोच, या फिर इसी को हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं कि बच्चा जितना रियल लाइफ से खुद को रिलेट कर पाएगा उतना बेहतर समझ आएगा। तो ये आपकी गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये चीज़ आपको समझनी है। आगे आते हैं, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अडॉप्टिंग समवन एल्स बिहेवियर और पर्सनैलिटी ट्रेट एज वंस ओन, ठीक है, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? दूसरे के बिहेवियर को खुद में अपनाना, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि शो करना, ठीक है, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपना नहीं रहे, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि मान लो कि क्या बोलते हैं, जैसे कि एक बॉलर है, एक गेंदबाज है,
जो भाग के आता है, फिर उछलता है, फिर बॉल डालता है। आपने देखा, आप भी वही करने लगे, आप भी आए, बॉल डाला, उछले, फिर आपने बॉल फेंकी। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को। या फिर मान लो कि क्या बोलते हैं, आपके पापा जो है खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, तो आप भी हाथ धोना सीख रहे हैं, तो वो क्या है? वो प्रोजेक्शन है। समझ रहे हैं? यू आर प्रोजेक्टिंग समवन एल्स बिहेवियर। ये चीज़ आपको समझनी। यहाँ पर शब्द क्या लिखा है? अडॉप्टिंग, अपनाना। अपनाने को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। और पर्सनैलिटी को, ठीक है, मेजर करने के 3 मेथड होते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, 3 मेथड होते हैं। पहले को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड, जिसमें 3 चीज़ आएंगी: ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और केस स्टडी, जो थ्योरी पोर्शन है आपका। ऑब्जेक्टिव मेथड बोलता है जिसमें आपकी रेटिंग स्केल आएगी, इन्वेंटरी या क्वेश्चनेयर आएगा, या फिर सिचुएशन टेस्ट आएगा। प्रोजेक्टिव मेथड क्या बोलता है? उसमें आपके आते हैं एसोसिएशन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, कंप्लीशन टेक्निक, ऑर्डरिंग टेक्निक और एक्सप्रेशन टेक्निक। ठीक है, अभी आपको बस ये चीज़ समझनी है कि पर्सनालिटी मेजरमेंट के 3 तरीके होते हैं: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। ठीक है, और किसके अंदर क्या आता है, फिर धीरे धीरे मैं सबको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये होते क्या है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी रीड का है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फीचर ऑफ एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च का प्राइमरी फीचर क्या है? ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अब आपको बताना है कि उसका प्राइमरी फीचर क्या है। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, थ्योरेटिकल है ना, थ्योरी बेस्ड है। इट अवॉइड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसको ये अवॉइड करता है, उससे बचता है। या फिर इट्स रिलाइज सोलली, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेल्फ इवैल्यूएशन पे रिलाई करता है, निर्भर है। तो ये तो गलत हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस पे तो नहीं है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से बचता भी नहीं है, ये तो करता है भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये थ्योरेटिकल है, क्या ये डायनेमिक है? थ्योरेटिकल का मतलब क्या है? स्टैटिक है, फिक्स है। जबकि एक्शन रिसर्च क्या बोलता है कि आप जो है सीख रहे हैं, वेरियस इनपुट्स आप ले रहे हैं, खुद से प्रोसेस कर पा रहे हैं और खुद से सीख रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इससे ये होता है कि ये डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या है कि जैसे सिचुएशन आई आप उस हिसाब से अपने आप को एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोसेस में क्या है? आपको एक क्या बोलते हैं, एक गिवन आंसर है, ठीक है, उसी पे आप ध्यान दे रहे हैं। उसके अलावा आप जो है मतलब कि आपको सॉल्यूशन नहीं पता है। अगर मैं बोलूँ जैसे कि 2 + 2 क्या है, तो वो 4 है ना। ये 4 है, ये क्या है? एक थ्योरेटिकल प्रोसेस, ये थ्योरेटिकल आंसर है। ठीक है, आपसे कितना भी पूछा जाएगा कि 2 + 2 कितना होता है, आप 4 ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे वहीं पूछूं कि भाई खाना खाने के जो है क्या तरीके हैं, तो आप बोल सकते हैं हाथ से खा सकते हैं, चम्मच से खा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं। एक तरीका नहीं है ना, दैट इज़ योर डायनेमिक प्रोसेस। अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे तो आप चम्मच से खाएंगे, घर में बैठे तो हाथ से खाएंगे, है ना। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है, जैसा आप मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से जो है आप काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं। पहली चीज़ आपको समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वही चीज़ है मतलब डायनेमिक, ये चीज़ है। और ये पार्टनरशिप मतलब कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड है। ठीक है, आप ग्रुप में, ठीक है, या फिर मतलब कि कुछ भी मान लो, उसमें आप ये रिसर्च कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि न्यू वेज ऑफ सीइंग और इंटरप्रेटिंग दी वर्ल्ड, आपको देश दुनिया को देखने का नया नज़रिया मिलता है। क्योंकि भाई एक बच्चा जो है वो कुछ और बोल रहा है, एक बच्चा कुछ और बोल रहा है, आपको सोच रहा है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो आपको नया तरीका मिल रहा है। ठीक है, यूज मेथड दैट आर अप्रोप्रिएट टू द ऑडियंस एंड पार्टिसिपेंट एट हैंड। दिस इज योर प्रैक्टिकल या फिर रियल लाइफ अप्रोच। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई उस समय क्या ज़रूरत है, आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको करने का क्या तरीका है? एक्शन रिसर्च में आपके 4 स्टेजेस आते हैं। पहले को हम बोलते हैं प्लानिंग, फिर दूसरा आएगा एक्टिंग, तीसरा आएगा ऑब्जर्विंग और चौथा आता आपका रिफ्लेक्टिंग।
प्लानिंग में क्या होता है आप समझते हैं कि भाई क्या करना है, आइडेंटिफाई करते हैं इंफॉर्मेशन को और एनालाइज करते हैं, फिर आप उस पर काम करते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ अब मेरे पास है, ये चीज़ आपकी प्लानिंग में आ जाएगी। उसके बाद एक्टिंग करेंगे, फिर आप उसको बनाने लग जाएंगे। ठीक है। थर्ड है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्विंग। आपने जो किया है उसको देखना कि भाई ये ऐसे काम कैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। एनालाइज करना, रिपोर्ट करना और उसको शेयर करना। शेयरिंग इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑब्जर्विंग, क्योंकि आप जितना दूसरों से चीज़ों को शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उतना आपको न्यू आइडियाज़ मिलते रहेंगे। फोर्थ है रिफ्लेक्टिंग, इसको हम बोलते हैं फीडबैक स्टेज। आपने जो किया है, जो रिजल्ट मिला है, जो आउटकम, जो आंसर, जो सॉल्यूशन मिला है, उसको आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा हुआ था। तो मतलब कि वही है कि ये दो बटन है, एक लाल है, रेड है, एक ग्रीन है। रेड बटन दबाऊंगा तो पानी आएगा और ग्रीन बटन दबाऊंगा तो पानी रुक जाएगा। ठीक है, ये कैसे किया, करके किया, अब आप समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है रिफ्लेक्ट करना खुद। तो दिस इज योर एक्शन रिसर्च। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इंडिकेट्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रेड पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का क्या संकेत है। अगर आपको जो आपने पढ़ा है उसमें उसको याद करने में, उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो ये कैसे पता चलेगा। फॉरगेटिंग दी बुक टाइटल, जो बुक का नाम है वो आप भूल गए। इनएबिलिटी टू रिकॉल बेसिक फैक्ट फ्रॉम रीडिंग, आपने पढ़ा और जो उसके जो बेसिक फैक्ट्स थे, जो बेसिक चीज़ें थी, जो मूल तथ्य थे, वो आप भूल गए या उसको याद ही नहीं आ रहा आपको कि आपने क्या पढ़ा था। रीडिंग विथ हाई फ्लुएंसी बट लो कॉम्प्रिहेंशन, आप बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करते हुए पढ़ रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे, या धीरे समझ में आ रहा है, या फिर आप ज़्यादा नोट बना रहे हैं। तो किससे जो है आप ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे जो है समझने में या रिमेंबर याद करने में दिक्कत हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा है और आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल सी बात है, जो बेसिक तथ्य होंगे वो आपको याद नहीं आएंगे। अभी मैंने पढ़ा है कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम का जो है थर्ड प्लैनेट है और मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि भाई पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। तो यही तो डिफ़िकल्टी है, यही चीज़ समझनी। फॉरगेटिंग द टाइटल बुक, ये आंसर होता, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, समझने की और याद करने की, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ समझने की बात होती, सिर्फ याद करने की बात होती, तब ये एक ऑप्शन हो सकता था। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है ये भी रीड का है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन गिलफर्ड 3 बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो गिलफोर्ड ने ह्यूमन इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, आपको बताना चाहिए उसके 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो उससे पहले आपको बताना चाहिए कि गिलफोर्ड की थ्योरी क्या है। तो गिलफोर्ड ने मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप किया था 1966 में। उसमें उसने बोला था कि किसी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला ऑपरेशंस, जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया। कंटेंट, टर्म्स इन विच वी थिंक, एंड प्रोडक्ट, जो आइडिया हमारे आते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, हमारे पास क्या चीज़ें हैं सोचने के लिए, और उससे हमारे लास्ट में आइटम्स, प्रोडक्ट क्या आते हैं। अब ऑपरेशंस जो हैं वो गिलफर्ड ने बताया कि 5 तरीके के हैं, जो कंटेंट हैं वो भी 5 तरीके के हैं, और जो प्रोडक्ट हैं वो 6 तरीके के हैं। ये चीज़ आपको, ऑपरेशन जो 5 तरीके हैं वो क्या है, इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी या फिर कॉग्निशन। कंटेंट जो है वो आपके हैं विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर, और प्रोडक्ट जो हैं वो आपके होते हैं यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन या इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा गया था कि कौन से
पैरामीटर्स नहीं है बेसिक। देखो ऑपरेशंस था, फिर प्रोडक्ट था और कंटेंट भी था। प्रोडक्ट मतलब कि आपकी जो आउटकम है, जो आउटपुट है। पहले ऑपरेशन था, फिर कंटेंट था, फिर प्रोडक्ट था। स्पेसिफिक फैक्टर नाम का कोई भी पैरामीटर नहीं था। ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये चीज़ आपको बस जो है आपको ये चीज़ आती है कि गिलफोर्ड ने मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया था जिसमें बोला था कि 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं किसी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को होने के लिए, ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट। और ऑपरेशन 5 तरीके के होते हैं, कंटेंट 5 तरीके के, प्रोडक्ट जो है वो 6 तरीके के। बस ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी हम जो है आगे देखेंगे। अब पूछे कि डायमेंशंस कितने होते हैं, तो डायमेंशन याद रखना है 150 डायमेंशन होते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ मत याद रखो, अभी बस इतना याद रखो, ठीक है। आगे आते हैं। वॉट डज द comprehensive aspect of continuous and comprehensive evaluation focus on? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव का एक्सपेक्ट का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ जो है एकेडमिक सब्जेक्ट, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फोकस सोली ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज, सिर्फ और सिर्फ जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ पर फोकस, ये भी नहीं होगा। और लिमिटिंग इवैल्यूएशन टू क्लासरूम स्टडीज़, सिर्फ और सिर्फ जो है इवैल्यूएशन को क्लासरूम एक्टिविटीज़ तक, क्लासरूम की जो गतिविधियाँ हैं वहाँ तक सीमित कर दो, तो ये भी नहीं होगा। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है। देखो जब भी एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब भी जो है क्वेश्चन में किसी के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है कि जब भी ये ओनली, सोली और लिमिटिंग है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं। ये बांध दे रहे हैं कि एकेडमिक सब्जेक्ट के अलावा अगर कुछ और चीज़ थोड़ी सी भी हुई तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ भी किया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लासरूम एक्टिविटीज़ के बाहर अगर आपने कुछ भी किया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये तो इस तरह से आपको जो है एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या है? देखो इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या है, कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आप क्लासरूम के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ जो है एग्ज़ाम के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते कि बच्चा जो है कितना सीखा कितना नहीं सीखा। आपको जो है कॉग्निटिव, फिजिकल और मेंटल या फिर इमोशनल, तीनों फेजेस में आपको समझना है कि बच्चा जो है कहाँ ग्रोथ कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। इसी को हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और जो NEP 2000 थी या फिर 2010 थी, वो इसी पे बेस्ड थी कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जो है आप एग्ज़ाम बेसिस पे जज को नहीं करना, उसकी जो ग्रोथ है वो अदर फैक्टर्स में भी देखनी है आपको। दैट इज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। आगे आएंगे। वॉट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एट्रीब्यूट्स फ्रस्ट्रेशन टू एक्सटर्नल सोर्सेस? कौन सा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो बाहरी स्रोतों पर मतलब कि थोपता है, एट्रीब्यूट्स फ्रस्ट्रेशन को थोपता है बाहरी चीज़ों पे। अगर आप खुद की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम इंट्रोप्यूनिटिव। लेकिन अगर आप बाहरी चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा प्यूनिटिव। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर खुद की वजह से हो रहे हैं तो इंट्रो, और बाहर किसी की वजह से हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की। जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो होते हैं, कुछ उनके टाइप्स होते हैं। वैसे तो मतलब कि कहीं कुछ और दे रखा है, कहीं कुछ और दे रखा है, लेकिन बेसिक ये है। पहला है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या है? पुशिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स इनटू दिस अनकॉन्शियस। मतलब कि आप अनकॉन्शियस हैं और फिर भी आप अपने दिमाग को अनएक्सेप्टेबल थॉट्स पुश कर रहे हैं, दैट इज़ रिप्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि किसी के जीवन में बहुत ही वैसी घटना हो जाती है कि फिर मतलब इतनी ज़्यादा हो जाती है वो कि वो चीज़ को रिकॉल ही नहीं कर पाता कि हुआ क्या था। डिनाइल का क्या मतलब क्या है? डिनाइल का मतलब क्या है? डिनाई करना। आप सीधा सीधा मना कर रहे हैं कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है।
ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे एग्जाम्पल में क्या देखा है कि मान लो कोई पेशेंट है जिसको कोई बीमारी है, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर्स को बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है, वो बोल रहा है कि नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो ये करता ही नहीं हूँ, ये भी आप गलत बता रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट करने से मना कर देता है। दैट इज़ योर डिनाइल। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, मैंने बताया कि खुद की नेगेटिव फीलिंग्स दूसरे पर डालना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप जो है किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर होते हैं, लेकिन आप वो मानने को तैयार नहीं है, उसकी वजह से क्या है, आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, मतलब आप खुद को नहीं मानते लेकिन आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि मतलब कि आपके नंबर कम आए इसमें मैथ में, या फिर मान लो कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आप मानेंगे ही नहीं, आप ये बोलेंगे तू तू क्या बोलते हैं, या फिर मान लो कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है, आप मानना नहीं चाह रहे कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं की थी, आप क्या बोलेंगे, तेरा कौन सा नहीं, तेरा भी तो नहीं निकला, तूने क्या उखाड़ लिया। दैट इज प्रोजेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, redirecting emotions from their original source to a safer target। इमोशन का ट्रांसफर होना मतलब कि मान लो कि आपका बॉस, आपको जो है कंपनी से बॉस ने निकाल दिया, लेकिन उसका गुस्सा जो है आपने अपनी वाइफ, अपने माता पिता या किसी अपने भाई बहन पे निकाला। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ को दूसरी जगह आपने कर दिया। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप लॉजिकली सोच रहे हैं पर इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन। जिसमें मतलब आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, है ना, ये क्वेश्चन बहुत टफ पूछे गए थे, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। मतलब आप ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं मतलब कि क्या बोलते हैं, मैं अपनी वजह से फेल हुआ, आप ब्लेम कर रहे हैं उस टेस्ट को। दैट इज़ रेशनलाइजेशन। आप लॉजिकल तो सोच रहे हैं, लेकिन आप जो है एक्सप्लेनेशन गलत दे रहे हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव इम्पल्सेस को सोशली वैल्यूएबल अचीवमेंट में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, मान लो आपको बहुत गुस्सा आता है, जैसे विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं। विराट कोहली बहुत एग्रेसिव है, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं है। वो एग्रेशन जो है वो क्रिकेट में शो करता है, और उस पर शो करने की वजह से वो आज जो है नंबर 1 क्रिकेटर है वर्ल्ड का। तो मतलब कि आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आप सही जगह लगा रहे हैं, उसकी वजह से आप जो है एक बेहतर इंसान बन पा रहे हैं। रिग्रेशन का मतलब क्या है, रिवर्टिंग टू अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस। मतलब कि आप अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, आप बोलते हैं ना कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बच्चे जैसी बुद्धि हो जाती है, वो सेम रिग्रेशन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ आपके डिफेंस मैकेनिज्म की साइकोलॉजी होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर एक आता है एग्रेशन। एग्रेशन भी आता है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्रेशन भी आता है, उसी का पार्ट होते हैं ये एक्स्ट्रा प्यूरिटिव और इंट्रो प्यूरिटिव। ये दोनों जो है एग्रेशन के पार्ट होते हैं। मैंने शायद लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एग्रेशन रेफर्स टू द फोर्सफुल अटैकिंग एक्टिविटी दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, वर्बल और सिम्बॉलिक, या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, या सिम्बॉलिक हो सकता है। मतलब कि आप गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरे को उल्टा सीधे बोल रहे हैं, या फिर उसको मार रहे हैं, किसने कुछ बोला तो। दैट इज़ योर एग्रेशन। वो दो तरह का होता है, एक्स्ट्रा प्यूनिटिव और इंट्रो प्यूनिटिव। जब आप खुद को ही दोष दे रहे हैं, इंट्रो प्यूनिटिव। जब आप दूसरे को दोष दे रहे हैं, या दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, या दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा प्यूनिटिव। याद रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके आते हैं 17th क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, व्हाट इज एट द टॉप ऑफ हायरार्की। मैस्लो ने आपको पता है हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, पिरामिड दिया था एक हायरार्की ऑफ नीड्स का। आपको बताना है कि सबसे टॉप पिरामिड पे सबसे टॉप में क्या है। क्या वो सेफ्टी नीड्स है, क्या वो साइकोलॉजिकल नीड्स है, क्या वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, या सेल्फ एस्टीम नीड्स है। तो यहाँ पे आपका ये है पिरामिड, आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने फुल पोटेंशियल को समझना। ठीक है, फिर है एस्थेटिक नीड्स, है ना, ब्यूटी इन आर्ट्स एंड नेचर, नेचर और आर्ट की ब्यूटी को समझना। कॉग्निटिव नीड्स, सोचना और समझना, क्यूरियोसिटी आपके अंदर आना। एस्टीम नीड्स की
मतलब कि अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दो शब्द आप याद रखने हैं जब भी आपको एस्टीम नीड्स याद रखने हैं। लवनेस एंड बिलोंगिंगनेस, ये आपका फिफ्थ नंबर का है। सेफ्टी नीड्स आपकी सेकंड लास्ट है, और सबसे लास्ट है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? जैसे कि आपको हवा, पानी, जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, फूड, ड्रिंक, ऑक्सीजन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। ये सबसे लास्ट में, और सबसे ऊपर क्या आता है? आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ठीक है, ये नीड्स के कहने का मतलब क्या है, एक इंसान को ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए होता है, उसके हिसाब से मैस्लो ने एक हायरार्की बना रखी थी। सबसे पहली चीज़ है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे टॉप पे इसलिए रखा हुआ है कि भाई इंसान को जब तक खुद का पोटेंशियल ही नहीं पता होगा तब तक वो किसी भी डायरेक्शन में भागता रहेगा, और अक्सर वही होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि भाई हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, तो हम हर जगह ट्राई करते हैं और उसमें जो है टाइम निकलता जाता है, और हमें जब हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक हमारे ऊपर एक बर्डन, एक मेंटल ब्लॉकेज बन जाता है, हम जो है खुद को कोसने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है, बस ये पिरामिड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप जो है बेहतर क्वेश्चन को आसानी से समझ के कर पाएंगे, ठीक है। आते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। एक पिछड़े वर्ग के जो बालक होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अबव एवरेज एजुकेशन अचीवमेंट, एवरेज एजुकेशन अचीवमेंट्स की उपलब्धि जो होती है उससे वो अबव होते हैं, उनकी जो औसत होती है वो अबव होती है। कैसे हो सकती है भाई? वो बैकवर्ड क्लास है ना। हायर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज देन पीयर्स, जो उसके ग्रुप है उससे उनके मतलब उसकी जो सोचने की क्षमता है या फिर जो उसकी क्वालिटी है, दिमाग की जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा होती है। कैसे हो सकती है भाई? उसने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल, जो उसकी भाषा है उस पर पकड़ ज़्यादा होगी, नहीं हो सकती भाई। तो ऑप्शन नंबर सी, बिलो एवरेज मेंटल एंड एजुकेशनल एज कंपेयर टू पीयर्स, जो उसके सेम एज ग्रुप के बच्चे होंगे उनसे वो कम, बिलो एवरेज होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि भाई उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला है, उसको वो रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, उसको वो गाइडेंस नहीं मिली है, इसकी वजह से, ठीक है। इसीलिए जो मतलब कि आप देख सकते हैं AMRS जो स्कूल है वो क्या करता है, वो ट्राइबल बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूँ बैकवर्ड चिल्ड्रन की, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, लो इंटेलिजेंस, मेंटल और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, डिपेंडेंट बिहेवियर, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इसलिए वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, स्लो लर्नर, क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला होता इसलिए वो इतने फास्ट नहीं होते हैं, अनप्लान एक्टिविटीज़, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फीलिंग ऑफ पेसिमिज्म या फिर एंटी सोशल टेंडेंसीज, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ या फिर कंटिन्यूस फेलियर। और ये क्यों होता है? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिलता है, गाइडेंस वैसी नहीं मिलती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, उनके पास ना इतना पैसा होता है, मनी, या फिर बेहतर स्कूल नहीं होते हैं, ठीक है, हर चीज़ मतलब कि अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो हर चीज़ में पीछे रह जाते हैं। अगर मैं बात करूं बैकवर्ड चिल्ड्रन की, तो आपको उनसे रिलेटेड जो है एक बर्ड का फॉर्मूला याद रखना है। इनसे रिलेटेड एक पर्सन है, दैट इज़ योर बर्ड, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज़ योर EQ इक्वल्स टू EA अपॉन CA इंटू 100, जहाँ पे EQ जो है वो एजुकेशन क्वोशेंट होता है। एजुकेशन क्वोशेंट क्या होता है कि क्या मान लो कि बच्चा जो है वो 6 से 10 साल के बीच में है और उसकी मतलब अपनी क्लास में है, ठीक है, तो क्या वो जो बच्चा है वो अपनी एज ग्रुप के हिसाब से जो है क्या वो नॉलेज रखता है कि नहीं रखता है, क्या वो कमज़ोर है, क्या वो स्ट्रांग है कि नहीं है, ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। जहाँ पे EA क्या है? EA आपकी एजुकेशन एज है और CA आपकी क्रॉनिकल एज है, जो रियल एज होती है। उसको डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो आपको जो है वो एजुकेशन क्वोशेंट मिल जाता है। ये बर्ड का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखनी है जो कि बोली गई थी बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में, जिससे जो है मतलब पूछ सकता है। जैसे कि बर्ट ने क्या बोला, बर्ट ने बोला बैकवर्ड चिल्ड्रन इज वन हु इज मिड स्कूल who in mid school career is unable to do the work of the class next below that which is normal for his age। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा बच्चा जो अपने से नीची क्लास के काम को या क्वेश्चंस को भी नहीं सॉल्व कर पाता, दैट इज द बैकवर्ड क्लास चिल्ड्रन। वहीं शॉनेल ने क्या बोला, शॉनेल ने बोला कि बैकवर्ड पीपल इज वन who compared with other people of his chronicle age show marked education deficiency। जो अपने एज के अनुसार के जो बच्चे हैं उनसे वो कम समझदार है, कम पढ़ा लिखा है, कम उसको समझ में आता है, दैट इज योर बैकवर्ड पीपल। हॉल ने क्या बोला, हॉल ने बोला कि बैकवर्डनेस इन जनरल इज अप्लाइड टू द केसेस वेयर और अदर एजुकेशन अचीवमेंट फॉल्स बिलो द लेवल ऑफ देयर नेचुरल एबिलिटीज। अगर नेचुरल एबिलिटीज़ जो है उससे बच्चा जो है कम अचीव कर पा रहा है तो दैट इज़ दी बैकवर्डनेस। मेनन साहब ने क्या बोला, मेनन साहब ने बोला कि इन इंडियन सिचुएशन अ बैकवर्ड चाइल्ड इज़ वन हु बीइंग मोर देन 1 year ओल्डर देन द एवरेज ऑफ हिज क्लास। मतलब कि क्या है, वो एज में तो 1 साल बड़ा है लेकिन उसका दिमाग जो है वो अपने से 1 साल छोटे बच्चे जैसा जितना है, दैट इज़ योर बैकवर्ड चाइल्ड। तो ये कुछ कथन है जो कि पूछे जाते हैं, जो कि बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में बोला था किसने, वेरियस थ्योरिस्ट ने, वेरियस जो है एजुकेशनिस्ट ने। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि बर्ट का याद इसलिए रखना है क्योंकि बर्ट ने जो है एजुकेशन क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि आगे पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कब पूछा गया, ठीक है। आगे आते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, What does the basic potential and capabilities of a learner include? बेसिक मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल होता है एक लर्नर के। लर्नर मतलब कि जो अभी सीख रहा है उसकी बेसिक पोटेंशियल और कैपेबिलिटी क्या होगी। मास्टरी ओवर दी सब्जेक्ट मैटर, एक सब्जेक्ट पे उसने पूरी मास्टरी कर रखी है, भाई कैसे हो सकता है, वो अभी अभी सीख रहा है तो उसकी बेसिक, भाई अगर कोई बच्चा अभी सीख रहा है, ठीक है, तो क्या उसकी मास्टरी हो जाएगी उसके सब्जेक्ट में, नहीं होगी, ये गलत हो गया। रेडीनेस एंड विल पावर, क्या उसकी इच्छा शक्ति ज़्यादा होगी या तत्परता ज़्यादा होगी, तो ये भी नहीं होगी। भाई अभी वो सीख रहा है, उसको पता चलेगा कि भाई इसमें मुझे इंटरेस्ट आता है, इसमें नहीं आता है ना, इसमें मैं ये भाई मुझे बोरिंग लगता है, धीरे धीरे वो सीख रहा है। थर्ड, द इनहेरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ अ टीचर, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस आर द बेसिक स्किल्स ऑफ अ लर्नर्स। लास्ट है एडजस्टमेंट विद द टीचर्स, जैसा जैसा टीचर जो है अपने आपको एडजस्ट करा रहा है, मतलब कि समझ लो कि एक विद्यार्थी है, टीचर ने उसको पहले सिंपल क्वेश्चन कराए, फिर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन कराए, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराए, तो बच्चा जो है वो अपने आप को ढाल पा रहा है टीचर के हिसाब से। क्या ये कैपेबिलिटीज है लर्नर की? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि टीचर को ढालना होता है बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चा नहीं ढालता है टीचर के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि लर्नर की जो बेसिक कैपेबिलिटी है वो है द इनहेरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ लर्नर। इनहेरेंट का मतलब क्या है? जो उसके अंदर खुद है। खुद कैसे? मतलब कि एक बच्चा हो सकता है फास्ट लर्नर हो, जैसे ही एक हम बोलते हैं ना, कभी कभी क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं उनको दिमाग में वो चीज़ याद हो जाती है, ये उसकी खुद की काबिलियत है। एक बच्चा होता है जिसको जो है वीडियो से पढ़ना जो है बोरिंग लगता है, वहीं दूसरा बच्चा होता है उसको वीडियो से पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। कुछ बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करके जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो है वो पहले से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या है? इनकी बेसिक कैपेबिलिटीज़ है जो इनके अंदर पहले से हैं। कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, कोई बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है ना। अब आप म्यूज़िक वाले बच्चे से बोलोगे भाई क्या कि तुम ड्राइंग में भी अच्छे हो जाओ, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। तो जो उसकी बेसिक कैपेबिलिटीज़ है वो म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है, क्योंकि म्यूज़िक उसके अंदर ऑलरेडी है, और धीरे धीरे जिससे वो सीखेगा और चीज़ें सीखेगा, है ना।
क्या जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग में वो सीखेगा भाई कौन सा स्केचेस में कैसे करना होता है, कैसे क्या होता है, तो वो बेहतर होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द प्राइमरी फैक्टर इन शेपिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। जो बिहेवियरिस्ट ने लर्निंग थ्योरीज दे रखी है मोटिवेशन की, उसमें से सबसे प्रमुख कारण क्या होता है बिहेवियर को शेप करने का, व्यवहार को आकार देने का? क्या वो इंस्टेंट होते हैं? इंस्टेंट मतलब प्रवृत्तियां, सोशल इंटरेक्शंस, रीइंफोर्समेंट या कॉग्निटिव स्किल्स? तो सबसे बेसिक जो तरीका होता है, जो प्राइमरी फैक्टर होता है, वो रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि अगर आप एक चीज़ को बार बार करते हैं, है ना, मान लो कि क्या बोलते हैं, एक टॉपिक है, आपने उसको एक बार पढ़ा, फिर 2 बार पढ़ा, फिर 3 बार पढ़ा, फिर 4 बार पढ़ा, फिर 5 बार पढ़ा, तो आप जो है वो चीज़ आपको दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगी, बैठ जाएगी। या दूसरा मान लो आप अगर हर दिन आप सुबह 5 बजे उठते हैं, मंडे को उठे, ट्यूसडे को उठे, वेडनेसडे को उठे, थर्सडे को उठे, फ्राइडे को उठे, हर डेली करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जो है 5 बजे वाले व्यक्ति हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली 5 बजे उठने लग जाएंगे। तो क्या है जो बेसिक प्राइमरी फैक्टर होता है वो होता है रीइंफोर्समेंट, उसको बार बार करना, बार बार रीइंफोर्स करना। दैट इज़ द प्राइमरी फैक्टर इन शेपिंग बिहेवियर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही कुछ बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी, मैं आज सिर्फ आपको उनको नाम बताऊंगा कि कौन सी थ्योरी किससे रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना। जैसे अगर कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की बात करेंगे तो वो आपके जियान पियाजेट जो सर हैं वो उनसे रिलेटेड है। बिहेवियरिज्म आपको याद रखना है, पावलो और स्किनर, 2 नाम याद रखने हैं। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है वो व्लॉस्की ने दे रखी है। और ह्यूमनिस्ट लर्निंग थ्योरी आपके जो मैस्लो हैं, आपको पता है पिरामिड दिया था अभी हमने देखा। कनेक्टिज्म से आपको डॉनेस और सीमंस, 2 नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये क्या है थ्योरी का क्या मतलब है, ये हम अगली क्लास में या फिर अगले क्वेश्चंस जब आएंगे तब हम करेंगे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किससे रिलेटेड है। कॉग्निटिव लर्निंग होगी तो जियान पियाजेट, बिहेवियरिज्म होगा तो पावलो या स्किनर, कंस्ट्रक्टिव होगा तो विलास्की, या ह्यूमनिस्ट होगा तो मास्लो, या फिर कनेक्टिज्म होगा तो डाउनेस या फिर सीमंस। ये चीज़ आपको अभी बस याद रखनी है, और थोड़ा अगर आपको पता है तो यहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारी जो है आज की क्लास ख़त्म होती है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। बहुत सारे फैक्ट्स जो है मैंने समझाने की कोशिश करी है सबसे ईजी भाषा में, आपको समझ में आए होंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, कोई टॉपिक ऐसा होता है ना कि हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। अगर ऐसा भी आपके लिए कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, साथ साथ आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि कंप्यूटर अनुदेशक में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और अगर जो इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं वो आसानी से ये कर लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारी PYQ सीरीज़ है जहाँ पे हम जो है लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे जो है लगा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लेके आ रहे हैं जो कि RSSB से ने ना करवाया हो या ना आया हो। ऐसा नहीं है कि हम SSC या फिर रेलवे के क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो RSSB ने क्वेश्चन कराए हैं सिर्फ हम वही लेके आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। साथ साथ आपको कंटेंट जो है वो एकदम एक्सपर्ट लेवल का मिलेगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस हमें देखने हैं, है ना, और अपने आप को जो है रिवाइज़ करवाना है। ठीक है, कुछ चीज़ मिसिंग हो रही है, कुछ पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो उसको लिखिए कॉपी में, बार बार रिवाइज़ कीजिए, जिससे जो है आप आसानी से जो है कंप्यूटर अनुदेश का पेपर निकाल सकते हैं विथआउट कोचिंग। मैं आपको बता रहा हूँ विथआउट कोचिंग जो है मैं आपको इतना प्रिपरेशन करा दूंगा कि आप इजीली पेपर निकाल लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।